स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की। हम इसमें केवीएस के रिगार्डिंग सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। हम इसमें ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को ही कवर करेंगे। सबसे पहले हम क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करते जाएंगे कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहाँ से कौन से पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप कोशिश करिएगा इसके नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे हेल्प मिल सके। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर इज़ अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब खेती कैसे की जाती है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बहुत ज़्यादा एलेबरेट नहीं करने वाले हैं। चीज़ें जो हमारे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग रेलिवेंट है हम उन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुरू कब हुई, मतलब खेती शुरू कब हुई, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो खेती है माना जाता है 10,000 BCE से शुरू की गई थी, और वो उन पीपल्स को या उस टाइम को क्या बोला गया, नोमैडिक बोला गया। आपको ये वर्ड याद रखना है, नोमैडिक, ठीक है। उन पीपल्स को क्या बोला गया, नोमैडिक। They were wandering in group from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and starting hunting animals for food. Later they could cultivate lands and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. ये जो नोमैडिक्स थे ये पहले तो इधर उधर भटकते रहते थे खाने के लिए और रहने के लिए। वेजिटेबल्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते थे, मतलब जो नेचुरली वेजिटेबल्स फ्रूट्स ग्रो करते थे, ठीक है, या नेचुरली वेजिटेबल्स ग्रो करते थे, उन पे डिपेंडेंट रहते थे, खुद से नहीं उगाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने एक जगह पर रुक कर क्रॉप प्रोडक्शन करना शुरू किया, और जहाँ से हम अपने एग्रीकल्चर की शुरुआत मानते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड याद रखिएगा 10,000 BCE, और पीपल्स कौन से थे, वह नोमैडिक थे। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्रॉप क्या होता है, आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, मीन्स आपको पॉइंट्स में डेफिनेशन दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि क्रॉप के रिगार्डिंग सही डेफिनेशन कौन सी है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप। मतलब एक ही टाइप के प्लांट को अगर एक पर्टिकुलर एरिया में बड़ी मात्रा में उगाया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। जैसे गेहूँ हो गए, गेहूँ की खेत हो गए, धान फसल हो गई, तो ये एक ही टाइप की वैरायटी ऑफ प्लांट्स को हम एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। हम जानते हैं कि अलग अलग टाइप की फसल होती है। सीरियल्स होते हैं, मतलब अनाज होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। अब इनको हमने डिवाइड किया है कि किस अकॉर्डिंग ये ग्रो करते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दो क्रॉप पैटर्न्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जो कि रेनी सीजन में बोई जाएंगी, ठीक है। रेनी सीजन में बोई जाने वाली क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप कहते हैं, और इनका जो जनरल टाइम पीरियड होता है जून से सितंबर तक होता है। मतलब जून में बोई जाती हैं और सितंबर तक ये पक के तैयार हो जाती हैं और इन्हें काट लिया जाता है। इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, आपको ये नाम याद रखना है, आपको इनका टाइम पीरियड याद रखना है कि इनका टाइम पीरियड क्या है, जून से सितंबर। और इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, पैडी आता है, मतलब धान आता है, मेज़ आता है, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब आपकी किस में आती हैं, खरीफ क्रॉप्स में आती हैं। उसके बाद आपकी है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, और इनका टाइम पीरियड क्या है, अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर से मार्च के बीच में, अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च तक ये फसल पक के तैयार हो जाती है काटने के लिए। इसे हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। और रबी क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो इसमें वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसेड, ये सब आता है, ठीक है। इसके अलावा एक और क्रॉप होती है जायद क्रॉप। जो जायद क्रॉप होती है वो आपकी अप्रैल से जून तक की, मतलब अप्रैल या मई, मार्च लास्ट में बोई जाती है और उसके बाद जून तक में पक के तैयार हो जाती है और उसको काट लिया जाता है, मतलब जून स्टार्टिंग से ही। तो उसको हम बोलते हैं जायद क्रॉप, जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा है। जायद क्रॉप भी सीजनल क्रॉप है। उसमें आपको वाटरमेलन हो गया, ककड़ी हो गया, ये सारी फसलें आपको उसमें देखने को मिलती हैं। मतलब बेसिकली वाटरी वेजिटेबल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ क्रॉप के बारे में।
सो पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस में दिए रहते हैं ना, ये छोटे छोटे हिंट्स या छोटे छोटे नोट्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सो विंटर सीजन में ही क्यों नहीं हम धान उगाते हैं? पैडी मीन्स धान मतलब चावल। क्यों नहीं उगाया जाता है? क्योंकि जो पैडी है उसको पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसलिए वो पानी सबसे ज़्यादा कब अवेलेबल होगा? में रेनी सीजन में। तो इसी वजह से इन्हें हम कब, पैडी को हम कब ग्रो करते हैं या किस सीज़न में ग्रो करते हैं? रेनी सीज़न। और रेनी सीज़न किसके अंडर में आएगा? आपका खरीफ क्रॉप्स में, ठीक है। अब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की कुछ स्टेप्स की बात करते हैं। देखो, जब खेती की जाती है तो ऐसा तो नहीं है कहीं से कुछ भी उगा दिया जाए, या कोई भी एक पैटर्न होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो आपको ये स्टेप्स सीरियल वाइज याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार सीक्वेंस पूछा गया है, अरेंज करने के लिए दिए गए हैं। ये आपको मल्टीपल स्टेप्स दे दिए जाएंगे, उनसे बोला जाएगा कि इनको अरेंज करिए या सही अरेंजमेंट इसमें शॉर्टलिस्ट करिए। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम अपनी सॉइल को तैयार करेंगे, क्योंकि उसी सॉइल पे हम खेती करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सोइंग। जब हमारी सॉइल प्रिपेयर हो जाएगी तब हम क्या करेंगे? हम अपने बीजों को उस मिट्टी में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद मिट्टी में बीज डालने के बाद हम उसमें खाद फर्टिलाइज़र्स को ऐड करेंगे। खाद फर्टिलाइज़र डालने के बाद इरिगेशन करेंगे, मतलब पानी देंगे अपनी फसल को हम उस मिट्टी पर जिसमें बीज और फर्टिलाइज़र्स डाले जा चुके हैं, वहाँ पर हम पानी देंगे। उसके बाद उसको वीड से बचाएंगे। वीड मतलब होती है खरपतवार। ऐसे छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए होते और हमारी फसल को भी नुकसान करते हैं, उनको वीड्स बोला जाता है। तो उनसे भी फसलों को बचाना होता है, तो उससे प्रोटेक्शन करनी है। वो प्रोटेक्शन हो गई, फिर उसके बाद आएगी फसल पक गई, और उसके बाद क्या करना है? हार्वेस्ट करना है, उसको काटना है, ठीक है। काटने के लिए कौन कौन सी मशीन्स, कौन कौन से प्रोसेस यूज़ किए जाएंगे, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब फसल कटने के बाद उसको स्टोरेज किया जाता है, क्योंकि तुरंत तो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। जैसे गेहूँ है, पूरा साल चलता है हमारा, तो उसके लिए हमें कहाँ पे स्टोरेज करना है, कैसे स्टोरेज करना है, इन सारे की बातों पे हम यहाँ पे स्टेप टू स्टेप डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। हालांकि आपको ये सारे पॉइंट्स सीक्वेंस वाइज ऐसे भी याद रखने हैं, बाकी हम डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को खेती करने के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले जो सॉइल है ना, उसे ढीला किया जाएगा, उसे लूजन किया जाएगा, ठीक है। अब लूज सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि वो जो रूट्स होती हैं ना, रूट्स आसानी से सॉइल के अंदर तक चली जाएं, ये सीड अच्छे से ग्रो कर जाए, उसकी रूट्स अंदर तक चली जाएं। इस वजह से सॉइल को लूजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ जो लूज सॉइल होती है ना, उसमें जो एयर है वो आसानी से पास हो सकती है, जिससे कि रूट्स और सीड्स को क्या मिलती है? एयर मिलती है। इससे सीड्स आसानी से जर्मिनेट हो सकते हैं और रूट्स बहुत ईजिली उसमें ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। अब देखो, सॉइल को लूज करने के लिए क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम नेचर की बात करेंगे। नेचर खुद उसको लूज करने के लिए प्रिपरेशंस करता है। इसमें हेल्प करते हैं अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स, ठीक है। अर्थवॉर्म जानते हैं, उसे फार्मर फ्रेंड भी बोला जाता है। ये जब सॉइल के अंदर घुसता है तो उसमें क्या बनाने लगता है? होल्स बनाने लगता है, ठीक है। अपने रहने के लिए जगह बनाएगा, होल्स बनाएगा, तो जिससे कि ऑटोमेटिकली सॉइल कैसी हो जाती है? पोरस हो जाती है, वो लूज हो जाती है और उसमें एयर आसानी से पास होने लगती है, ठीक। तो ये तो नेचर अपने आप कर रहा है, लेकिन हम ह्यूमंस भी क्या करते हैं? इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि अब हर जगह तो अर्थवॉर्म अवेलेबल नहीं होते। बहुत सारी सॉइल ऐसी होती है, इतनी हार्ड हो चुकी होती है कि उसको अर्थवॉर्म जो है उसमें ग्रो ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम खुद फावड़ा वगैरह लेकर जो सॉइल है उसको लूज करते हैं, ठीक है। तो खैर, अभी हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। सो सॉइल को यूज़ करते हैं, इसके साथ साथ जो अर्थवॉर्म है उसमें ह्यूम्स ऐड करता है, मतलब फर्टिलाइजर्स को ऐड कर रहा होता है। सो दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन एडिशन, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डिकम्पोज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म इन विच दे वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. देखिए, अब सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है, और बहुत सारे डेड ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। देखो, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, पत्तियां हैं, एनिमल्स हैं, जब मरते हैं तो कहाँ मिलते हैं? सॉइल में ही तो मिल जाते हैं, ठीक है। तो सॉइल में जब मिलते हैं तो जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो उनको डिग्रेड कर देते हैं, और उस डेड बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दोबारा से जाकर सॉइल में मिल जाते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स द प्लांट ग्रोथ. टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल
brings the nutrient rich soil top plant can use these nutrients। तो जो टॉप सॉइल होती है मतलब कुछ सेंटीमीटर ऊपर की ही जो सॉइल, अगर हम लेयर्स बनाए सॉइल की अलग अलग, तो ये जो टॉप की सॉइल है ना, ऊपर वाली टॉप सॉइल, यही फर्टाइल होती है। ठीक है, क्योंकि जब पेड़ पौधे या एनिमल्स मरते हैं तो उनके जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टॉप सॉइल में ही मिक्स होते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा गहराई तक सॉइल खोदने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सिर्फ टॉप सॉइल को ही क्या करते हैं, खोदते हैं या फिर उसको लूजन करते हैं, जिससे कि जो मिनरल्स हैं या जो ह्यूम्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, वो ऊपर आ सके और सॉइल लूज हो सके और उसका यूज़ प्लांट अपनी ग्रोथ में कर सके। ठीक है, अब देखो इस प्रोसेस को जब ह्यूमन करता है, लूजनिंग और टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। ठीक है, जब प्लांट्स मतलब ह्यूमन खुद से, अब फावड़े से या ट्रैक्टर से जब सॉइल को पलटाया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिलिंग एंड प्लगिंग बोलते हैं। सो ये जो प्लग है इट्स डन बाय द वुड और आयरन। पहले छोटे छोटे मतलब जब ट्रक्स नहीं होते, जब ट्रैक्टर्स नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे कि कुछ औजार अपने हाथों से, या आयरन के कुछ औजार होते थे, जैसे फावड़ा मैंने आपको बताया, उससे ही खोद खोद के क्या करते थे, सॉइल को पलटाते थे, प्लगिंग करते थे। अगर कोई गांव से रिलेटेड हो तो उसने शायद देखा हो। सो प्लगिंग फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रम्स क्या होते हैं। तो जब खेत में फावड़ा चलाया जाता है, मतलब मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर टाइप के निकलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रम्स, और इन्हें ब्रेक करना ज़रूरी होता है। उसके बाद जब इसकी लेवलिंग हो जाती है, मतलब फावड़ा चलाने के बाद, पलटाने के बाद पूरी सॉइल इसको बराबर कर दिया जाता है, तब प्रोसेस आता है बीज बोने का, और उसके बाद क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, मतलब पानी डालते हैं। ठीक है, और पानी डालने के साथ साथ उसमें क्या, मैन्योर, और हमने अभी बात की थी मैन्योर और फर्टिलाइजर्स वगैरह को हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको प्लगिंग का पूरा प्रोसेस दे रखा है। ये आप देख रहे हो, ये शेफ्ट टाइप है, प्लगिंग शेफ्ट है और प्लगिंग शेयर है। यहाँ पे ये लोहे का लगा होता है और ये पूरा लकड़ी का होता है। ठीक है, और ये देखो, ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल इन द सेंस कि मतलब पुराने ज़माने में लोग ऐसा करते थे, अब तो ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है। पुराने ज़माने में लोग इस तरह से बैल का और इस प्लग का यूज़ करके इसको इस तरह से खोदते जाते थे, जिससे कि मिट्टी पलटती जाती थी। ठीक है, ये ओल्ड प्रोसेस है। अब क्या करते हैं, अब हम हो और कल्टीवेटर्स का यूज़ करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये हो है, ठीक है, और ये कल्टीवेटर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर। तो अब हम जनरली ज़्यादातर लोग ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे काम आसान हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। लेकिन जो हम अपना ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे, इसमें बहुत मेहनत लगती थी और समय भी बहुत लगता था। हालांकि अभी भी बहुत सारे गाँव में ये ट्रेडिशनल मेथड प्लग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो उसके बाद प्लगिंग के बाद हम क्या करेंगे, उसमें फर्टिलाइज़र्स को ऐड करेंगे और वीड्स को क्या करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं। वीड्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, ऐसे अनवांटेड प्लांट्स या छोटे छोटे प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को रोकते हैं और हार्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सोइंग की। अब देखो, प्लगिंग हो चुकी है, सॉइल तैयार हो चुकी है, लूजन हो चुकी है। अब हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें बीज डालने वाले हैं। बीज डालने से पहले हम बीजों की क्वालिटी चेक करते हैं कि गुड क्वालिटी के हैं या नहीं हैं। क्लीन होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, फ्रेश सीड्स होने चाहिए। अच्छा, ये पता कैसे लगाया जाएगा, जब सीड डैमेज है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। ठीक है, अगर सीड अच्छा है तो वो पानी में नीचे बैठ जाएगा। ठीक, माना कि हमने सीड्स इसमें डाले, तो जो सीड अच्छे हैं ना वो नीचे बैठ जाएंगे, हैवी सीड्स होते हैं। और जो सीड्स खराब हो चुके हैं वो पोरस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो इस तरह से हम टेस्ट करते हैं कि कौन से डैमेज सीड्स हैं और कौन से हेल्दी सीड्स हैं। तो जो पानी के ऊपर फ्लॉट कर रहे होते हैं ना, वो डैमेज सीड होते हैं, क्योंकि वो होलो होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, लाइटर हो जाते हैं वेट में, जिसकी वजह से पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। और हेल्दी सीड्स क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो इन डैमेज सीड्स को हटा दिया जाता है और जो हेल्दी सीड्स होते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें कि पहले कैसे सोइंग करते थे, तो आप यहाँ पे देखो, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ये बैल के हेल्प से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कीप जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये आगे मिट्टी को ढकेलता जा रहा है और इस कीप में वो सीड्स डालते जा रहे हैं, जिससे कि वो
एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सीड्स पड़ते चले जाएंगे फनल की हेल्प से, ठीक है। पाइप जो फनल होती है, कीप होती है, पाइप से जुड़ी होती है, ये आगे इसको बैल खींचता जाएगा, यहाँ पे स्पेस बनता जाएगा और उसी में वो सीड्स को प्लेस करते हुए मतलब डालते हुए चले जाएंगे। तो ये था ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, फनल की हेल्प से। अब सीड ड्रिल्स आती हैं, ठीक है। अब देखो सीड ड्रिल्स में कितने सारे यहाँ पर ऑपरेटर्स टाइप के लगे हुए हैं। तो इन सीड ड्रिल्स में क्या होता है, ये भी ट्रैक्टर की हेल्प से किया जाता है। इनमें ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, इसमें सीड्स डाल दिए जाते हैं और जैसे ट्रैक्टर आगे जाता है अपने आप ही मिट्टी पलटी जाती है और उसमें सीड्स डालते चले जाते हैं वो, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दिस शोज द सीड यूनिफॉर्मली एंड इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, इट इंश्योर्स द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये बड़ा अच्छा चीज़ होता है इसमें कि इसमें जो सीड्स होते हैं ना, एक इक्वल डिस्टेंस पे बोए जाते हैं और उसके साथ साथ ये मिट्टी को खोदता तो है, सीड डालता है, उसके बाद दोबारा से उस मिट्टी को पलटाकर उन सीडों को मिट्टी से ढक देता है, जिससे कि जो सीड्स होते हैं ना प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, जिससे कोई चिड़िया या कोई दूसरा एनिमल उसको ख़राब ना करे, उसको खा ना सके। तो ये जो सीड ड्रिल होती है, इससे सीड को बोना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको नोट दे रखा है, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी. When they grow into seedling, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. So यहाँ पे धान की बात की गई है। देखो धान हो गया या बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, उन्हें डायरेक्टली खेत में न लगाकर पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है। मतलब उनके छोटे छोटे पौधे नर्सरी वगैरह में तैयार किए जाते हैं एक अच्छे एनवायरनमेंट में। जब वो एक सही मात्रा तक ग्रो हो जाते हैं, फिर उनको उस नर्सरी से निकाल कर बड़े बड़े खेतों में बो दिया जाता है, ठीक है। सारे प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसे डायरेक्टली हम खेतों में नहीं लगाते हैं, पहले नर्सरी में तैयार करते हैं। तो उसमें आपका पैडी है या धान, इसको हिंदी में बोलते हैं, वो है। अब सीड बोने के बाद हम बात करेंगे, सीड बोने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, उसमें खाद और फर्टिलाइजर्स डाले हैं, मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालने हैं। तो सबसे पहले मेन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस समझ लीजिए क्या होता है। जो मेन्योर्स होते हैं ना, मेन्योर्स नेचुरल होते हैं, ठीक है। मेन्योर्स क्या होती है, नेचुरल होती है, नेचुरली डेड ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से बनती है, ठीक है, नेचुरली प्रोसेस से। और जो घर में कचरा निकलता है वेजिटेबल्स वगैरह का, मतलब ऑर्गेनिक कचरा जो निकलता है, या फिर जैसे कि खेतों में गांव में आपने देखा होगा कि गाय भैंस होती है, उनका गोबर होता है, इन सब से मेन्योर बनाया जाता है, ठीक, जो जिसमें कि नेचुरली मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। और फर्टिलाइज़र्स केमिकल होते हैं, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको खेतों में छिड़का जाता है। तो डिफरेंस है इसमें, फर्टिलाइज़र्स केमिकल होते हैं जबकि मैन्योर्स प्योर नेचुरल होते हैं। और इन दोनों का ही काम होता है फसल को और अच्छे न्यूट्रिएंट्स देना, जिससे कि फसल और अच्छी हो, फसल और अच्छे से ग्रो करे, उसका प्रोडक्शन और अच्छा हो, ठीक है। सो मैन्योर प्रॉपर्ली ऑर्गेनिक रहेगी, मतलब उसमें कोई भी केमिकल या कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट नहीं होता है जो कि आगे जाकर फसल को, मिट्टी को या ह्यूमंस को और एनिमल्स को हार्म करे। पर फर्टिलाइजर्स केमिकल होते हैं और जहाँ भी केमिकल वर्ड आ जाए भैया वहाँ कहीं ना कहीं खतरा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजर्स बनते कहाँ हैं। तो फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज वगैरह में बनाए जाते हैं और इस कुछ फर्टिलाइजर्स यहाँ पे दे रखे हैं, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके इम्पॉर्टेंट है, मतलब सबसे मेन फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये है केमिकल फर्टिलाइज़र्स, मतलब जो फर्टिलाइज़र्स आप यूज़ करते हो उनमें ये सारे केमिकल्स पड़े होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स। अब ये देखो क्या करते हैं, ग्रोथ तो बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए। उसके बाद इसके आपको ड्रॉबैक देखने को मिलेंगे। ये सबसे पहले सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी को ख़त्म करते जाते हैं, मतलब कुछ टाइम के बाद वो ज़मीन बंजर होने लगेगी। इसके अलावा जब बारिश होती है फर्टिलाइज़र बहकर पानी में चले जाते हैं, नदियों में, नहरों में, जिससे कि वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है, जो नेचुरल एक एनवायरनमेंट होता है एनिमल्स का, एक्वेटिक एनिमल्स का, उसको हार्म करते हैं। और वाटर पोल्यूशन की वजह से उन एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है, मतलब उनका पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स यूज़ करना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। सो अब फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं।
हम फिर से मेन्योर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करते जा रहे हैं। और इसके अलावा जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि क्रॉप रोटेशन। एक मिनट रुकिए। हाँ, बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कंटिन्यूसली एक क्रॉप नहीं उगाई जाती। मतलब ऐसा नहीं है कि इस साल धान लगाया गया तो अगले साल भी धान, मतलब कंटिन्यू धान ही लगाते जा रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो एक न्यूट्रिएंट होता है कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं सॉइल में। अगर हम अलट पलट कर क्रॉप्स लगाएं, मतलब एक साल हमने धान लगा लिया, दूसरे साल हमने दाल लगा ली, ये इसी तरह से अलटते पलटते रहे क्रॉप्स को, उससे क्या होगा कि जो सॉइल है वो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी को रिगेन कर सकती है। ठीक है, दोबारा से उतनी ही फर्टाइल बन सकती है, जिससे कि उसमें आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी और नेचुरली जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी और उससे कोई हार्म भी नहीं होगा इन्वायरमेंट को। अब यहाँ पे देखो तो दालें लगाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। वैसे मैंने वर्ड यूज़ किया कि भाई धान के बाद दाल लगाएं, दाल ही क्यों। एक मिनट रुकिएगा। ओके, चलिए रीस्टार्ट करते हैं। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि दाल ही क्यों। देखिए, दाल जो होती है उसकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ना, नाइट्रोजन जो होती है एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करके सॉइल में फिक्स करता है। ठीक है, सॉइल में फिक्स करता है जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, सॉइल का उपजाऊपन बढ़ता है। ठीक है, और उससे उस नाइट्राइट या नाइट्रेट फॉर्म को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये नेचुरली नाइट्रोजन को ऐड कर रहा है, हमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ रहा। जैसे आपने ऊपर पढ़ा था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फेट डालना पड़ रहा है, केमिकली डालना पड़ रहा है। ठीक, जिससे कि हार्म करने वाला है सॉइल को भी और हमारे एनवायरनमेंट को भी। पर अगर हम दालें लगा रहे हैं तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया नेचुरली उसको क्या कर रहा है, सॉइल में मिक्स कर रहा है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को, और उसको प्लांट्स ईजिली यूज़ कर पा रहे हैं। इस वजह से दालें लगाना बेनिफिशियल रहता है सॉइल की हेल्थ के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। एक और वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस फैमिली है प्लांट्स की जिसमें कि सारी दालों को रखा गया है। ठीक है, जितनी भी दालें आती हैं वो सब लेग्यूमिनस फैमिली में आती हैं। तो अगर लेग्यूमिनस प्लांट्स आपसे पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे बात करी जा रही है दालों की। आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी फैमिली ऐसी है प्लांट्स में जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, तो लेग्यूमिनस। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में डिफरेंस दे रखा है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, पढ़ लेते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मैनमेड होते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया कि फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, जबकि मैन्योर्स क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं और डीकम्पोजिशन से मिलते हैं। मतलब एनिमल्स, प्लांट्स, इनके वेस्ट से डिग्रेड होकर या मरे हुए एनिमल प्लांट्स के डिकम्पोज होने से, इन सारी चीज़ों से आपको नेचुरली मिलते हैं। ये फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं और ये फील्ड में ही बनते हैं, मतलब खेतों में या मिट्टी पर ही आराम से बन जाते हैं। और फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूम्स टू द सॉइल। तो ये फर्टिलाइजर्स सॉइल को कोई भी ह्यूम्स नहीं देते, जबकि मैन्योर्स बहुत सारा ह्यूम्स प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। क्योंकि हम डायरेक्टली यही फॉर्म ही डाल रहे हैं फर्टिलाइज़र का, तो रिच तो होंगे ही इन सब चीज़ों में। जबकि अगर मैन्योर की बात करें तो ये लेस रिच रहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स का थोड़ा सा अमाउंट काफ़ी मात्रा में वर्क करता है, लेकिन मैन्योर का काफ़ी अमाउंट हमें डालना पड़ता है, लेकिन मैन्योर बेस्ट है। एडवांटेज की बात करें मैन्योर्स की कि क्या फ़ायदे होते हैं मैन्योर्स के, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पे पढ़ लीजिए। इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो उस मिट्टी है उसको पानी को अपने अंदर बांध के रखने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। सॉइल को पोरस बनाता है, मतलब उसमें छोटे छोटे पोर्स कर देते हैं, छेद टाइप के हो जाते हैं, जिससे कि गैसेस अंदर बाहर आसानी से हो सकती हैं सॉइल से, जो कि सीड की ग्रोथ के लिए और रूट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब्स मतलब जैसे राइजोबियम में भी मैंने बात करी थी, माइक्रोब है, बैक्टीरिया है। इसके अलावा बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ये इन सब माइक्रोब्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ द सॉइल।
सॉइल की फर्टिलिटी और उसके टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं मेन्योर्स के। इरिगेशन पे आते हैं। अब भैया हमने खाद डाल दी, हमने सीड भी बो दिया, अब हम क्या बारी आई पानी डालने की खेतों में। सो पानी डालने के मतलब इरिगेशन के बहुत सारे स्टेप्स हैं, मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड और न्यू मेथड दोनों की बात करेंगे। और हाँ, पानी ऐसा नहीं कि एकदम भर दिया जाना चाहिए, नहीं, उसका भी एक लिमिटेड क्वांटिटी रखा जाता है पानी का, क्योंकि ज़्यादा और कम दोनों ही कंडीशंस में वो सीड्स को हार्म कर सकता है। ठीक है, सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ड्राई कंडीशन में वो जर्मिनेट नहीं हो सकते। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स डेवलप्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। सो जो भी न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं वो प्लांट्स के थ्रू ही, प्लांट्स में वाटर के थ्रू ही उसके अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। और इसके साथ साथ टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। और प्लांट्स की एक अच्छी ग्रोथ बनाने के रखने के लिए भी आपको पानी देना प्लांट्स में बहुत ज़रूरी है। मतलब ये सारे यूजेस आप जानते हो। हम यहाँ पे बात करते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन की, कि किस तरह से इरिगेशन किया जाता है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, जो कि हम बात करें ट्रेडिशनल की, तो उसमें वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, ये सारे ट्रेडिशनल मेथड हैं। ठीक है, जो पहले यूज़ किए जाते थे। अब यहाँ पर बात करें कुछ और ट्रेडिशनल मेथड, जैसे मोट्स दे रखा है। ठीक है, चेन पंप दे रखा है, सबकी पिक्चर्स यहाँ पे दे रखी हैं। ये मोट है जहाँ पे डायरेक्ट पानी निकाल कर कुएँ से और इस तरह का एक कैनाल बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो खेतों तक पहुँचता है, और ये खेत के पास ही बनाया जाता है। उसके बाद चेन पंप मेथड है। देन उसके बाद ये धीकली मेथड है, और ये रहा राहट, और इसे लीवर सिस्टम भी बोलते हैं। आपको उनके सिर्फ नाम याद रखने हैं कि कौन सा ट्रेडिशनल मेथड है। तो ये 4 ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे दे रखे हैं। पहला मोट है, चेन पंप है, ढेकली है, और राहत या लीवर सिस्टम भी बोला जाता है। सो पम्प्स आर यूज्ड कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। अब ये जो पम्प्स हैं ये भाई हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं, जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, इन सारी चीज़ों का, मशीन्स का यूज़ करने वाले हैं। सो इसमें डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। और ये हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ईजी मेथड से हो जाता है पानी। ऐसा तो होता नहीं है कि खेतों से या गाय भैंस का प्रयोग करके धीरे धीरे निकाला जा रहा, या इंसान को पर्टिकुलरली उसमें मेहनत करनी पड़ रही है। सो जो मॉडर्न इरीगेटेड मेथड हैं उनमें हम बात करते हैं सबसे पहला स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है बहुत अच्छा सिस्टम होता है। इसमें यहाँ पे देखिए एक मेन पाइपलाइन होती है, उससे ये छोटी छोटी पाइपलाइंस यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, और जैसे फवारा नहीं होता है, बिल्कुल फवारे की तरह ये पानी की बौछार करती हैं मिनिमम एक सही क्वांटिटी में। ठीक है, जिससे कि पानी की बर्बादी नहीं होती है और पानी सही मात्रा में कंटिन्यू फील्ड्स तक पहुंचता रहता है, प्लांट्स तक पहुंचता रहता है, और प्लांट्स सूखते नहीं और ग्रो करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ड्रिप मेथड की। सो ड्रिप मेथड में भी क्या होता है कि बूंद बूंद करके जो पानी होता है ना प्लांट्स तक पहुंचता है। ठीक है, इस टेक्निक से, ड्रिप मेथड से बूंद बूंद करके पानी कंटिन्यू प्लांट्स तक पहुंचता रहता है। इसमें भी पानी की बर्बादी बहुत कम होती है और ना के बराबर होती है, और प्लांट्स को रेगुलरली वाटर मिलता रहता है। तो ये थे हमारे मॉडर्न मेथड्स। सो इरिगेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीड्स क्या होते हैं। सो इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर वीड्स। सो प्लांट्स के साथ छोटे छोटे ऐसे मतलब आपके खेतों में प्लांट्स के साथ छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं जो कि आपको चाहिए नहीं होते। अच्छा, इनका नुकसान भी होता है, क्योंकि देखो जो आप उसमें खाद डाल रहे हो, आप उसमें पानी दे रहे हो, जो भी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं, भाई ये वीड्स भी तो यूज़ करेंगे, जो कि आपके प्लांट को मिलना चाहिए था, आपकी फसल को मिलना चाहिए था ग्रो होने के लिए। वो किसको मिल रहा है? वो वीड्स को मिल रहा है। ठीक है, वो किसको मिल रहा है? वीड्स को मिल रहा है। तो जिससे कि आपके प्लांट्स को कम न्यूट्रिएंट मिलेगा, कम सोर्स मिलेंगे ग्रो होने के लिए, उनको ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट होता है इनको हटाना। अब यहाँ पे देखो, और दूसरी बात, बहुत सारे वीड्स ऐसे तो पॉइजनस होते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए। अब इनको हटाया कैसे जाएगा? तो सबसे पहले टिलिंग, कि भाई आप
खेतों में धान लगाने या फसल लगाने से पहले ही इनको रिमूव कर दो प्लगिंग और टीलिंग वाले मेथड से, ठीक है। इसके अलावा वीडीसाइड्स मतलब केमिकल्स होते हैं वो स्प्रे कर दिए जाते हैं जिससे कि अपने आप ही मुरझा के ख़त्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा 2,4-D, ये वीडीसाइड है जिसको हम फील्ड में छिड़काव करते हैं जिससे कि ये ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग, वीड्स भी ख़त्म कर दिए, अब हमारी फसल हो गई है पक के तैयार, अब उसको काटना है। कटिंग ऑफ क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग के भी बात करते हैं, पुराने मेथड्स भी थे और न्यू मेथड्स भी हैं। तो सबसे पहले ना सिकल से काटा जाता, हसिया इसको बोलते हैं, इससे काटते थे हम अपनी फसल, जिसमें टाइम भी लगता था, बहुत सारे लोग की ज़रूरत पड़ती थी। बट अब हमारे पास न्यू प्रोसेस आ गई है जिसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। सो दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। तो ये जो मशीन है ये चलती जाती है, एक तरफ से खेत को साफ़ करती जाती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। और जो मशीन यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं कंबाइन। हमारा समय बचाता है, हमारा पैसा बचाता है। उसके बाद फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शेफ बाय विनोइंग। अब देखो जब थ्रेशिंग करी जाती है तो उसमें उसका कचरा भी निकलता है ना, धान के ऊपर का आपने देखो, चावल के ऊपर का जो छिलका होता है, ग्रेन उसको शेफ बोलते हैं, तो उसको अलग करना और ग्रेन को अलग करना उसको हम बोलते हैं विनोइंग, ठीक है। विनोइंग मशीन से धान को और उसका जो कचरा होता है उसको अलग किया जाता है। पहले तो सूप से करते थे जो ट्रेडिशनल मेथड था हमारा, बट अब हम इस मशीन से करते हैं। सो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स की बात करें तो देखा होगा, अगर आप पंजाब या यूपी या फिर पोंगल मतलब असम वगैरह से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं अप्रैल में, जनरली अप्रैल में होते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे फसल पककर तैयार हो चुकी होती है, तो उस फसल पकने की खुशी को अलग अलग फेस्टिवल्स की फॉर्म में बनाया जाता है। जैसे पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, होली है, दिवाली है और नबान्या, बिहू, ये सारे फेस्टिवल्स आपको याद रखने हैं। ये अलग अलग सीजन्स में होते हैं, तो ये आपको याद रखने से बैसाखी है, बैसाखी में भी अप्रैल में होती है, दिवाली सबको मालूम ही है। तो ये बिहू हो गया, पोंगल हो गया, ये अलग अलग जगह के अलग अलग फेस्टिवल्स हैं जो कि फसलों के कटने की खुशी में मनाए जाते हैं, ठीक है। अब फसल कट गई है तो उसका स्टोरेज करना है भाई। तो स्टोरेज करने के लिए देखो, एक पहली बात तो कोई छोटी अमाउंट में होता नहीं, तो बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी। उसके अलावा हमें फसल को मॉइस्चर से बचाना होगा। मॉइस्चर के अलावा हमें उसे इंसेक्ट्स से, चूहों से, इन सब रोटेंट्स, इन सब से बचाना होता है, बैक्टीरिया से, फंगाई से, इन सारी चीज़ों से। तो ऐसी जो प्लेस होनी चाहिए, पहली बात तो मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे नमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े हैं, जो चूहे हैं, ये सब वहाँ पे एंटर ना कर सकें, ठीक है। सो हाउवर लार्ज स्केल स्टोरेज ग्रेन इज़ डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज, ठीक। तो ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम स्टोर करते हैं ग्रेनरीज वगैरह में अपने अनाज को। उसके बाद सिमिलरली एनिमल्स रेयर्ड होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड with proper food, shelter and care. This is done on a large scale. It is called animal husbandry. मतलब एनिमल्स को जो हम अपने फ़ायदे के लिए पालते हैं एक लार्ज अमाउंट में, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, ठीक है, जहाँ पर मुर्गियों को मुर्गी पालन किया जाता है, फ़िश फार्मिंग हो गई। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम एनिमल्स को एक बड़ी मात्रा में पालते हैं अपने खुद के यूज़ के लिए। फ़िशेज़ की बात करें तो फ़िशेज़ आर गुड फॉर हेल्थ। इनका जो कॉड लिवर ऑयल होता है वो रिच होता है विटामिन डी में, जो कि हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये एक छोटा सा आपको नोट दे रखा है। सो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। हम इसी तरह कंटिन्यू अपने सारे चैप्टर साइंस के सबसे पहले कंप्लीट करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी से, फिर हम स्टार्ट करेंगे ओल्ड एनसीईआरटी, और इसके साथ साथ हम केवीएस के रिगार्डिंग हिंदी के चैप्टर्स को भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि उसकी स्टोरी, उसका राइटर और किस क्लास से रिलेटेड है, कौन सी बुक से रिलेटेड है, जो कि केवीएस में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसके रेलिवेंट अपना जो सिलेबस है वो कवर करते हुए चलेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।